जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़े हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के बारे में। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि किससे हमें प्राप्त करना है और किसको देना है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर हम सिंपल सी बात ये करें कि हम किसको पैसा देंगे और कब देंगे और क्यों देंगे, बताइए। हम किसको पे करेंगे पैसा? पेएबल, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है पेएबल और रिसीवेबल। तो कब क्यों करेंगे पेबल? क्या क्या यूज है, क्यों किसी को पैसा हम देंगे, बताइए। अगर हम किसी से कोई सामान खरीदे होंगे, और किससे आप सामान खरीदते हैं? सप्लायर्स। समझ में आ गई बात ना। और किसी से कब हम पैसा लेंगे? जब हम किसी को कुछ बेचे होंगे, और जो बेचेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा कस्टमर। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि किसका कोरिलेशन किससे बन रहा है। यहाँ पे पेबल का रिलेशन किससे बन रहा है, रिसीवेबल का किससे रिलेशन बन रहा है, ये सब दिमाग में रखना है आपको। अच्छा, जो चीजें प्राप्त हो गई हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिक टैली में बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मानसी। मानसी बताओ, बैलेंस शीट में कितने कितने साइड होते हैं? ऑप्शन दो। हाँ, ऑप्शन देते हैं, 3, 4, 5, या इनमें से कोई नहीं। बैलेंस शीट क्लास में क्या बताइए मैम? साथ ही में है, सब चीज साथ में मत करिए ना, गलत बात है। कितने अमन? दो हिस्से हो। वेरी गुड। एक और ऑप्शन सही था, इनमें से कोई नहीं होगा। दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है लायबिलिटी साइड और दूसरा होता है एसेट का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा अभी तक जो भी हम पढ़े होंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट या जो भी थी, तो हमेशा राइट साइड में क्रेडिट की बात और लेफ्ट साइड में डेबिट की बात करो। लेकिन बैलेंस शीट में ठीक उल्टा हो जाता है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होती है और राइट साइड में एसेट होता है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। अच्छा, ये लायबिलिटी होती क्या है? अगर हमने किसी से कोई सेवा प्राप्त किया है, कोई सर्विस लिया है, तो उसके बदले हमें भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है, और यही चीज क्या कहलाता है? अगर वो चीज हमारे ऊपर बकाया है तो वही चीज क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए आप किसी मेडिकल शॉप पे गए, आपने कोई मेडिसिन मांगी, वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कोई दुकानदार चाहता नहीं है कि आप उसकी दुकान से खाली हाथ वापस आए। उसने अपने छोटू को भेज दिया बगल वाले दुकान से मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए। वो दवा लाया, आपको दिया, आपसे पैसा लिया, चले गया। आपका हमारा हिसाब किताब खत्म। अब मेरे ऊपर दायित्व बनता है कि मैं बगल वाले मेडिकल स्टोर को या तो पैसा दे दूं जो मैंने दवा मंगाई, या फिर नेक्स्ट स्टॉक में जब मेरे वहां स्टॉक आएगा तो मैं भी एक पत्ता उसको दे दूं। तुम्हारी बात ना? ठीक है, नाक में उंगली मत करिए आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज, एक बात और याद रखिएगा, मेडिसिन के टर्म में कुछ वर्ड जो याद करने वाले हैं। मेडिसिन के टर्म में क्या क्या दो चीजें, गोली वर्ड यूज करते हैं आप लोग, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस में कुछ और होता है भाई, पिल्स बोलते हैं। आई थिंक डबल ई होता है, चेक कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन है। पिल्स होता है आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों से कोई होता है। और दूसरा हम यूज करते हैं स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है पत्ता। पत्ता, जो पत्ता लेते हैं आप लोग, तो कुछ पत्ता 10 गोली का भी होता है, कुछ 15 का होता है, वो अलग वाली बात है। लेकिन स्ट्रिप का मतलब बक्सा और पिल्स का मतलब गोली होती है। ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब हमारे ऊपर क्या बन रहा है? दायित्व बन रहा है कि या तो हम उसका सामान दें या उसके बदले में पैसे दें। ये हमारा दायित्व है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कैसी सुविधा है? एक दायित्व वाली सुविधा है। एक महीना हम इलेक्ट्रिसिटी जमा तो जो भी है यूज करते हैं, और एक महीने के बाद हमारे वहां बिल आता है, उसका हम भुगतान कर देते हैं। यही है ना? और ये हमारे ऊपर क्या है? दायित्व है। समझ रहे हैं ना बात को? यानी भविष्य में जो हमें हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है, जो भविष्य में हमें किसी को देना है, ये हमारा क्या है? दायित्व है। दो से देना, दो से दायित्व, दिमाग में सेट कर लीजिए। और जो इतनी चीजें प्राप्त हो गई हैं वो कहलाते हैं संपत्ति। है क्या कहलाते हैं? एसेट कहलाते हैं। दिमाग में सेट करना है। ठीक है, चलिए, कहा है बिठाना पड़ेगा। ये तो आप लोग क्लास में भी लग जाता हो, मजा आ जाता। कहा है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स सिस्टमैटिक मेंटेनेंस। यानी जो भी बिजनेस है उसमें एक चीज की आवश्यकता होती है, वो क्या है कि एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट किया जाए उस बिजनेस का, उस व्यापार का।
किसकी? सारी ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब सौदा, क्या होता है? सौदा, ठीक है। ट्रांजेक्शन लेन देन के लिए, सौदा के लिए होता है। सौदा कितने लोगों के बीच में होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ये बोलना है, ठीक है। चलिए, कहा है एज द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। और आपकी बिजनेस, अगर बिजनेस आपका एक्सपेंड कर रहा है, विकसित हो रहा है, फैल रहा है, तो ट्रांजेक्शन भी इंक्रीज करेंगे, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे ना, और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, उनको रिकॉर्ड करना क्या होता है? काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। कहा है और क्या क्या करना पड़ेगा आपको? टू कीप ट्रैक ऑफ क्रेडिटर एंड डेबिटर डिटेल। क्या क्या रखना है आपको? ट्रैक करना है, रखना है क्या क्या कि आपके क्रेडिटर और डेबिटर का डिटेल, क्रेडिटर डेबिटर मतलब सप्लायर और कस्टमर की बात की गई है, ठीक है। दूसरा कहा है टू कीप ट्रैक ऑफ पेंडिंग बिल एंड ओवरड्यू, यानी कि किसको आपके ऊपर बाकी है और किसको आपको देना है। अरे भाई हमने जिसको बेचा है उसे भी पैसा पाना है, और हमने किसी चीज खरीदा उसको भी पैसा देना है। तो दो चीज हमारे पास हो गई। ओवर ड्यू का मतलब हमारे ऊपर जिसका बकाया है, और पेंडिंग मतलब जिसे हमें किसी को देना है। समझ रहे हो ना, दोनों बात आ रही। अब कहा है ये सारी चीज कौन करता है? कहा है द बिल वाइज डिटेल फीचर इन टैली प्राइम। टैली प्राइम आप लोग बिल वाइज डिटेल पढ़े होंगे ना? नहीं पढ़ते थे? कंप्यूटर का था, सुप्रीम कंप्यूटर SP/001। तो क्या है बिल वाइज ब्रेकअप? कह रहा है कि इन टैली प्राइम ट्रैकिंग ऑफ दी ट्रांजैक्शन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पेबल रिसीवर। वो क्या करता है? ट्रैक करता है कि किस बिल, अगर किसी को पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है? तो सामान खरीदे होंगे, बेचे होंगे, खरीदे होंगे, तभी तो दे रहा है ना। तो किसी ना किसी बिल नंबर के द्वारा ही तो दे देंगे पैसा, कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होगा ना। वही बात यहाँ पे कही गई। अब अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल, सबसे पहले हम बात करेंगे पेबल का। पेबल दो शब्दों से मिलकर बना है, पे प्लस एबल। एबल का मतलब योग्य और पे का मतलब देना, यानी जो देने योग्य हो, यानी जो आपके ऊपर दायित्व बना रहा हो कि वो आपको देना ही देना। कहा है अकाउंट पेबल इज द अमाउंट पेबल टू द सप्लायर, यानी अकाउंट पेबल एक ऐसा अमाउंट होता है जो अपने सप्लायर को हमें क्या करना होता है? देना होता है, हमें अपने सप्लायर को देना होता है। हाँ, हेलो, हाँ हेलो, जी बताइए। ठीक है, तो अमाउंट पेबल किसको देना होता है हमें? अच्छा, हम किसको पैसा देंगे? अपने सप्लायर को। किससे पैसा पाएंगे? कस्टमर। उसे रिसीवेबल बोलेंगे, और जो हमें देना उसे क्या बोलेंगे? पेएबल बोलेंगे। पेएबल स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग करके पढ़े। पे प्लस एबल, यानी कि जो देने योग्य हो, हमारे ऊपर दायित्व बना रहा है। अच्छा, किसके बदले आप पेएबल करेंगे? किसके बदले आप इसको पैसा देंगे? जब हमने अपने सप्लायर से या तो कोई वस्तु खरीदे हो या उससे हम कोई सर्विस लिए, वही टाइप की आप चीजें कर सकते हैं परचेज। या तो आप गुड्स परचेज किए हो या तो सर्विस परचेज किए हो, इन दोनों के ही बदले आप उसको क्या करेंगे? भुगतान करते हैं। कहा है और भी किस बेसिस पे? दायित्व वाली बात कब आई? मान लो ईमान में खरीद रहा हूँ, मैंने पैसा ले लिया, कोई दायित्व वाली बात आई? नहीं आई। दायित्व वाली बात कब आएगी? जब इस मार्केट को मैं क्रेडिट बेसिस पे खरीदूंगा, मतलब उधार खरीदूंगा, तब बात आएगी दायित्व वाली। समझ में आई बात? कहा है अकाउंट पेबल इज क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, और ये कहा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। किस साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा इसको? एसेट्स के साइड में कि लायबिलिटी के साइड में? लायबिलिटी के साइड में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? करंट लायबिलिटी वही बोला है, बैलेंस शीट में किस साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा? लायबिलिटी के साइड में। अब कहा है इन कंपनी देयर विल बी द डिफरेंट डिपार्टमेंट, और कंपनी में आपने देखा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट का मतलब समझ रहे हैं? अलग अलग भाग होते हैं। जैसे गायत्री में अभी पढ़ रहे हैं आप, तो क्या यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है कि है क्या? डिपार्टमेंट वाली बात है या नहीं? नहीं, कहाँ होती है? कहीं लाइक शाम की यहाँ नहीं होगा। यहाँ बताएंगे आप डिपार्टमेंट वाली बात यहाँ पे बताइए, कैसे कैसे डिपार्टमेंट? अरे भाई यहाँ पे भी डिपार्टमेंट वाली बात है। मैं जिस टीचर डील कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूँ ना मैं सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेन कर रहा हूँ आप लोग कि कैसे सॉफ्टवेयर को आप वो करेंगे, आप चलाएंगे। कुछ लैब में सिखा रहे हैं, वो लैब असिस्टेंट हो गए, कुछ ऑफिस असिस्टेंट है जो आपकी ऑफिस की डिटेल ले रहे हैं,
जो आपका एडमिशन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका मैनेजमेंट संभाले और डायरेक्टर के पद पे काम कर रहा है, तो अलग डिपार्टमेंट नहीं हो गया? डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग कार्यभार संभाले। और जैसे मान लो आप, मेरी कंपनी है, आपको काम करते हैं, आप सेल्स में हैं, आप टेक्निकल टीम में हैं, तो दो टीम डिपार्टमेंट हो गई नहीं मेरे पास, कि आप सामान बेचने का काम करेंगे और आप क्या करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, मतलब सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बिगड़ गया तो आप बनाने जाएंगे और ये बेचने जाएंगे, समझ गए ना? तो डिपार्टमेंट वाली बात यही होता है, हाँ सबका अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट इन लार्ज और स्मॉल बिजनेस। तो डिपार्टमेंट का यूज लोग बड़े व्यापार में भी और छोटे व्यापार दोनों में करते हैं। हाँ, अब किसमें ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, किसमें कम, वो आप भी जानते हो। अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, बिजनेस छोटा है तो कम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? यही बात है ना? तो बात इसमें कही गई है, देखो क्या है, इन लार्ज बिजनेस दे रिक्वायर मोर स्टाफ, ज्यादा स्टाफ, और अगर कम रहेंगे तो कम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या क्या उसमें करेंगे आप लोग, क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ट्रेवल के एक्सपेंस। जैसे आप जानते हैं ना कि आप अगर मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं तो लोग, आप कंपनी आपके आने जाने का खर्चा अफोर्ड करती है, आपके मोबाइल का रिचार्ज, आपके नाश्ते का पर डे हिसाब, ये नहीं 120 रुपया के लगे बिरयानी उस टाइप का नहीं, नॉर्मल नाश्ते का, ये सारी चीजें कंपनी अफोर्ड करती है। जैसे लोग इंसेंटिव बोलते हैं या लोग अलाउंसेस के नाम से भी बोलते हैं, बत्ता जिसे बोलते हैं, टीएडी है। तो ये सब बातें भी प्रोवाइड किया जाएगी, इंटरनेट पेमेंट या वेंडर्स पेमेंट करना होता है। और छोटे बिजनेस में क्या है, द अकाउंट डिपार्टमेंट विल बी मेंटेन बोथ अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल, यानी कि इसमें ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही आदमी रिसीवेबल और पेबल दोनों को मैनेजमेंट कर लेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार बहुत छोटा है। अब मतलब मेरा ये क्लास है पढ़ाने के लिए, मैं 7-8 को टीचर रख दूं, कोई मतलब है नहीं है, मैं अकेले कर लूंगा। अगर बिजनेस बहुत एक्सपेंडिचर, मान लो बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो कई स्टाफ रखे हुए हैं, समझ आ रही बात ना? उसके बाद बोला है डेफिनेशन क्या हुआ है पेबल का, यही बात बार बार रिपीट करेगा। वैसे कहा है अकाउंट पेबल इज एनी सम ऑफ मनी और बाय द बिजनेस, यानी एक ऐसा टोटल सम है, एक टोटल ऐसा अमाउंट है जो किसके द्वारा लगाया गया है, आप पे लगाया गया है कि आपको इतना पैसा देना है, और देना है तो क्या है, लायबिलिटी है। इसलिए वो किस सेक्शन में दिखाई जाती है, किसके, कंपनी के बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में अगर कोई चीज आप उधार खरीदे हैं तो आपके ऊपर दायित्व बनाती है, और कंपनी के बैलेंस शीट में किस साइड में दिखाई जाती है, बैलेंस शीट की साइड, सॉरी लायबिलिटी की साइड में दिखाई जाती है। समझना है बात ना? इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में ये कह सकते हैं, व्हेन यू बाय गुड्स, जब आप कोई सामान खरीदते हो या कोई सर्विस खरीदते हो और उससे यह वादा लेते हो कि भैया आपका सामान तो मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन इसका पेमेंट मैं कुछ दिन के बाद करूंगा, यानी कि किस बेसिस पे खरीद रहे हो, क्रेडिट बेसिस पे, यानी कि उधार खरीद रहे हो, और ये उसे प्रॉमिस कर रहे हो कि भैया मैं आपका पेमेंट बाद में दूंगा, तो ये आपके ऊपर क्या बनाएगा, लायबिलिटी बनाएगा, दायित्व बनाएगा। समझ में आपकी बात क्या कहना चाहता हूँ, ये बात इस लाइन में क्या है, चाहे गुड्स कर रहे हैं चाहे सर्विस कर रहे हैं, और अरेंजमेंट कर रहे हैं कि पे लेटर, यानी बाद में पे करेंगे, सच अमाउंट इज पेड रिफर टू अकाउंट पेबल, इसी अमाउंट क्या बनेगा, अकाउंट ऑफ पेबल मैनेजमेंट बोला जाएगा, क्या बनेगा, पेबल बोला जाएगा, ठीक है, मतलब देना है। और क्या कहा है, अकाउंट पेबल इज आल्सो कॉल्ड बिल पेबल, या अकाउंट पेबल को दूसरे शब्दों में आप बिल पेबल भी बोल सकते हैं, जब बिल इतना पे करना है। बिल पेबल का मतलब क्या है, इतना बिल को पे करना है। समझ आ गई ना? द टोटल अमाउंट दैट कंपनी लायबल टू पे इज सोल लायबिलिटी, यानी कि जितना आपके ऊपर दायित्व दिखाया जा रहा है, कितना पैसा आपको देना है किसी भी व्यापार को, हाँ, तो वो चीजें कहाँ दिखाई जाएंगी, आपकी लायबिलिटी सेक्शन में दिखाई जाएंगी। और किस हेड के अंतर्गत, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि आपने किसे किया है, सप्लायर से ना, और सप्लायर का मतलब क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। आपने क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, सुना है? हाँ, क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी होती है, क्रेडिट कार्ड लेना आसान है, मिल तो जाएगा, लेकिन यूज करना दिक्कत है। कभी कभी भाई पैसा नहीं रहता तो आप लोग ऐसे रह जाते हो, नहीं खरीदते हो कोई सामान, लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो क्या है, एक भाव है, भाई क्रेडिट कार्ड वाला ना नहीं लेंगे, ठीक है खरीद लिए, लेकिन इसका भी नियम है ना, इस महीने में जितना सेलिंग किए, तो सॉरी परचेजिंग किए कर लिए, लेकिन अगले महीने के 5 या 7 तारीख को आपका ड्यू डेट आता है, क्या आता है, ड्यू डेट आता है, और आपको पेमेंट करना होता है। अगर पेमेंट नहीं किया और ये डेट बाउंस हो गया तो सीधा सीधा 1000 की पेनाल्टी होता है, प्लस एडिशनली 35% ब्याज लेगा। अब सोचिए, जहां बैंक सालाना 7-5-7% ब्याज देती है,
5 इसका पोटेंशियल आना होगी हुआ 35 रुपया का। इससे बेनिफिट नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं अच्छे से अमीर लोग भूल के गलती से अनजाने में बाउंस जाता है और काटता है। और क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिला जाता है। और ये रूल कहाँ फॉलो होता है? गवर्नमेंट बैंक में। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी स्लिप मांगेंगे, ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, आप खाता में कितना पैसा, पता है 56 रुपया रख रहे चले आए क्रेडिट कार्ड लेते, तो ये सारी चीजें चेक की जाती है और तब जाके, क्योंकि बैंक गवर्नमेंट बैंक रिस्क नहीं लेते हैं, के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन प्राइवेट बैंक क्या है, रिस्क लेते हैं। कहते हैं ना इतना लाइन लेके नाम बनते हैं रिस्क लेने, तो वही काम करते हैं। जबरदस्ती भी क्रेडिट कार्ड कमा देंगे। अब लीजिए बाद में घूमेंगे आप ना, उसका क्या है, काट लेगा अपना, जब जब खाता पैसा डालेंगे तो काट लेगा पट्टे से। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये सारी चीजें होती हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या है बाबू? लायबिलिटी है भाई, कर्ज वाला है ना, जिसमें कर्ज वाली बात आ गई वो दायित्व बन जाएगा। भाई हम लिए हैं कर्जा तो हमें चुकाना है, कभी ना कभी तो चुकाना है ना। एक दिन आपको प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में बताए थे, याद आ रहा है? हाँ नहीं बताया है? बताओ पीछे लड़कों में बताया गया प्रीपेड पोस्टपेड के बारे में? तो बताइए प्रीपेड क्या होता है, पोस्टपेड क्या होता है? देते हैं पहले और सर्विस बाद में देते हैं, और पोस्टपेड पहले सर्विस ले लेते हैं उसके बाद। पता है तो कौन लायबिलिटी कौन एसेट है? जिसमें बाद में भुगतान करना पड़ रहा है वो दायित्व होता है। तो बाद में भुगतान किसमें करते हैं? पोस्टपेड में। ये क्या आपकी लायबिलिटी है और ये क्या है? एसेट है। पढ़ाया गया था। प्रीपेड कहता है कि पहले पेमेंट करिए तब जाके आपको मैं मौका दूंगा लाभ उठाने के लिए, और पोस्टपेड कहता है पहले आप लाभ उठा लीजिए बाद में भुगतान कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? प्रीपेड है पोस्टपेड है? पहले इसमें हम लोग यूज करते हैं तब जाके इसको करते हैं। अब वही है रिसेट हो प्रीपेड है, पहले करते हैं फिर 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। सिम में भी पोस्टपेड आता है, ये मत करिएगा केवल वही आता है पोस्टपेड आता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर प्रीपेड यूज करते हैं। उसके बाद 28 दिन के बाद कितना भी हाथ में छोड़ दे सर हम परफॉर्मा नहीं चलाए थे लेकिन और मिलते हैं नहीं, ठीक है? तो 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, कोई दिक्कत है? तो इन सबको की बात आती है उसमें, तो दिमाग में रखिएगा। और क्या कहा है? आज क्या थ्योरी है, कल फिर से कंपनी बनाया जाएगा। जैसे बीप कर रहा है कि लाइट ऑफ भंग में। उसके बाद से कहाँ तक पढ़े थे? इसमें कहाँ तक हुआ था? इंपॉर्टेंस नहीं पढ़े, उससे पहले हाँ यही पढ़ गया था, इंपॉर्टेंस पढ़ना है ना। अब देखिए कहा है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट पेबल, क्या महत्व है पेबल अकाउंट्स के बारे में सुनिएगा। इन एनी बिजनेस, किसी भी व्यापार में, वेदर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो जो उत्पादन करता हो या जो व्यवसाय करता हो, उन दोनों की बात, नीड टू प्रोक्यूर द गुड्स, जिन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रोक्यूरमेंट का। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है? प्रोक्यूर नाम सुने कभी? कभी नाम सुना प्रोक्यूर का? नहीं सुना। आपके पास कौन सा नोट है फिलहाल? पहला नोट है, पहला नोट निकालिए। ये लिखवाया और किसी भी याद रहता है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है? प्राप्ति या सेंटेंस को देख के देख लीजिए, यहाँ का क्या कहा है, यहाँ सेंटेंस पढ़ लीजिए क्या कहा है, कहा गया जी इंपॉर्टेंट, ये क्या कहा है देखो, नीड टू प्रोक्यूर द गुड्स, किसी की प्राप्ति, गुड्स या सर्विस की प्राप्ति। सेंटेंस में भी पता चल जा रहा है यहाँ प्राप्ति की बात हो रही है। procure the goods or services from their किसके, from their suppliers, and the most time, यानी ज्यादा समय में you will be offered to pay later, और ज्यादातर आपके सप्लायर आपको क्या ऑफर करते हैं? भैया बाद में पेमेंट करते हैं, लेकिन हाँ वो भी टाइम के हिसाब से लेते हैं। अगर टाइम आप ही लॉस करते हैं तो आपसे एडिशनल चार्ज करते हैं आपके ऊपर ब्याज के रूप में। किस रूप में? अभी लाइन भी आएगी इसमें देखिएगा, you will be offered to pay later date. This result a major source of cash outflow toward the trade payable, and therefore the business must be managed efficiently, यानी मैनेज बिजनेस को भी मैनेज करना भी जरूरी होता है। सही बता दें, अगर आपको भी कोई सामान मंगाना है तो आप भी किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? अपने कस्टमर पे।
आपको पता है कि कल कस्टमर आपको 4 लाख देने वाला है, तो आप किसी माल के लिए मतलब अपनी चीज को जो मंगाना है अपने बिजनेस में, उसके लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही डिपेंडेंट है दूसरे के लिए। वो 4 लाख देगा, कुछ अपने पास में मिला के फिर अपने सप्लायर को भेजेंगे। ये सारी बातें होती है, कैश फ्लो को मेंटेन किया जाता है। कहा है while account payable short term liability, account payable क्या है? एक short term liability है, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, आप कहीं तो चुका देते हैं, है ना, ज्यादा समय तक नहीं रखा जाता है। that need to be honored with a specific date, जिसमें एक निश्चित डेट मिलता है। in any delay payment, और एक अगर एक थोड़ा सा भी देरी करते हैं पेमेंट करने में, will attract क्या लगता है? एडिशनली चार्ज लगता है, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में? ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। समझ बात ना? और क्या कहा है? आल्सो डिले पेमेंट में भी क्रिएट इल फीलिंग, और कहीं ना कहीं ये आपको बीमार बना, बीमार मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपको सैड मोमेंट क्रिएट करती है। जैसे ब्याज देना आपको अच्छा थोड़ी लगता होगा, किसी को नहीं अच्छा लगता है। लोग क्यों कहते हैं ब्याज हराम होता है? भले से वो आपसे जबरदस्ती मांग के ले गया, कहा है कि ब्याज दे, फिर भी जब लाएगा तो वहां गिरा के आएगा, वो भी पाप लग जाएगा। क्योंकि कोई भी किसी से ब्याज नहीं लेता, अजीब मुंह बनाना नहीं का, इसलिए सब चीज नहीं करना, ठीक है। और कहा है इम्पैक्ट, और से क्या प्रभाव पड़ता है? द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस व्हिच इज टर्नलेट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सप्लाई अकाउंट पेबल इन्वॉल्व द कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर ये चीज छोड़ भी दिया आपसे तो क्या लेने लगेगा? आपसे भाड़ा का चार्ज लेने लगेगा, नॉट जस्ट एडिशनल चार्ज। वो कहेगा नहीं एडिशनल चार्ज नहीं है, लेकिन ये चार्ज आपसे कैरिंग कॉस्ट के रूप में ले लेगा, मतलब कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट करेगा। और इसलिए क्यों ले रहा है वो आपसे? सिर्फ डिले पेमेंट की वजह से, आपने पेमेंट करने में देरी कर दी इसलिए कर दिया। इवन आपके में एक ऑप्शन भी आएगा, जैसे कि आपके वहां जानते हैं कि मेरे पास डेली उधार लेते हैं, पैसा चुका देते हैं, मैं इनको उधार दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे पता है कि आप बहुत फंसाते हैं मेरा पैसा, तो आपका क्या करूंगा? एक लिमिट सेट कर दूंगा। लिमिट से फायदा क्या होगा? जब मैं आपका ट्रांजेक्शन करने जाऊंगा 2 लाख से ज्यादा जहां फिक्स करूंगा, उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा ये रोक देगा, और ये आपको मैं दिखा के रोक दूंगा कि नहीं आपको अपने सामान देना। तो बहुत ऑप्शन ये भी सब पढ़ेंगे आप क्रेडिट लिमिट के बारे में। और इसका प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस एक बार देख लेंगे आप लोग, वही बात फिर से रिपीट करेगा बार बार। अकाउंट पेबल प्रोसेस मीनिंग मूविंग पार्ट परसेंटली मैनुअली प्रोसेस स्टेप दिया हुआ है। द अकाउंट पेबल प्रोसेस स्टार्ट राइट आफ्टर टाइम यू डिसाइडेड प्रोक्यूर, यानी कि ये पेबल प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब आप मन में सुनिश्चित कर लेते हैं कि मुझे अब सामान खरीदना है, वो भी किस रूप में? उधार के रूप में, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहीं से। क्योंकि पेबल का मतलब क्या है? बाद में लेना, और बाद में लेना को तो सामान कैसा खरीदेंगे ना, नहीं उधार दे देंगे, वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है। किस बेस पे? क्रेडिट बेसिस पे। वही बात आप सब देगा, इसमें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कंपनी वाली बात है जो अगली क्लास में लेंगे, फिर से कंपनी बनाएंगे और फिर आइटम बनेंगे। जिनका क्लास कंपनी और आइटम वाला छूटा होगा एक बार रिवाइज करेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लेंगे आप लोग घर से, ठीक है। थैंक यू।